Welcome to my channel Creative Teacher. For any other educational videos, subscribe my channel, YouTube channel Creative Teacher. आज का विषय है कक्षा 8वीं समाजशास्त्र प्रकरण यूरोप और भारत भाग 1। पाठ्यांश मुद्दे हैं आज के हमारे पुनर्जागरण युग, धार्मिक सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज, यूरोप में वैचारिक क्रांति, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और अंत में हम पढ़ेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। तो चलिए बारी बारी से हम इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण युग से। पुनर्जागरण युग क्या है? पुनर्जागरण युग किसे कहते हैं? उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच की शताब्दियां हैं। ये शताब्दियां पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती हैं। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। देखिए, इस युग को पुनर्जागरण क्यों कहते हैं? क्योंकि पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। पुनर्जागरण युग में कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। लगभग 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएं और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा। तो इस तरह से आप पुनर्जागरण आप देखें। अभी अगला टॉपिक देखते हैं हम, धार्मिक सुधार आंदोलन। धर्म के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी? सभी धर्मों के धर्मगुरु अपने अपने धर्मों का पाखंड लोगों के सामने रखते थे। लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटकर ये धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुए उसे धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। तो क्यों धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, आपने देखा है। चलिए चलते हैं अगले मुद्दे की ओर। क्या है अगला मुद्दा? भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज की आवश्यकता क्यों हुई, चलिए जानते हैं। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइज़ांटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल जो है अभी, को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप
यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी और इसी से भौगोलिक खोजों का नया युग आरंभ हुआ। तो कौन कौन से खोज हुए, कौन से खोजकर्ता ने कहाँ किसको खोजा, चलिए जानते हैं कुछ संक्षिप्त में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुंचा। मतलब अगर हम कहें कि भारत कलकत्ता की खोज किसने की, तो वास्को दी गामा ने की। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। मतलब अमेरिका की खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। शॉर्ट में समझिए जरा, आगे देखिए। 1487 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस चल पड़ा, परंतु वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। मतलब पुर्तगाली जो नाविक थे बार्थोलोम्यू डायस, यह दक्षिण अफ्रीका की खोज की उन्होंने। तो इस तरह से भौगोलिक कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है इसकी खोज की गई। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक, यूरोप में वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति क्यों हुई यूरोप में? पुनर्जागरण युग में जो परिवर्तन आए उनके फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई। इस कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा में से समाज मुक्त होने लगा, प्रस्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं तथा घटित घटनाओं की ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस समग्र परिवर्तन को क्या कहते हैं? वैचारिक क्रांति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला? राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति क्या? आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप के अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में कई क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई। अतः यह युग होना चाहिए, उल्टा हो गया, क्रांति युग के रूप में जाना जाता है। इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ, कैबिनेट प्रणाली के फलस्वरूप बदलाव आया। 1689 ईस्वी के बिल ऑफ राइट्स के कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए और संसद की संप्रभुता स्थापित हुई। अगला मुद्दा क्या है? स्वतंत्रता। किसका? अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के पश्चात यूरोप में देशों का ध्यान इस महाद्वीप की ओर आकृष्ट हुआ। साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर कहने के लिए तो वर्चस्व था, परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर लादने प्रारंभ किए। अमेरिका के इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? अमेरिका के इन उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया मतलब उसका विरोध किया। अंततः उपनिवेशों की सेना की विजय हुई और यही घटना अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध के रूप में जानी जाती है। इसी में एक नया देश संयुक्त राज्य अमेरिका संघराज्य का उदय हुआ, जिसमें शासन प्रणाली,
लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। चलो आज के हम अंतिम मुद्दे की ओर चलते हैं। क्या है आज का अंतिम मुद्दा? फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति क्या हुई? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने वहां के निरकुंस और अन्यायकारी राज्यतंत्र और रियासतदारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की। यह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में जानी जाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी है। और इन्हीं मूल्यों को हम देखो भारत के संविधान में भी सबसे ऊंचे दर्जे की मान्यता दी है हमने। विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई उनमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्य क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो बच्चों यही आज का मुद्दा था, यूरोप और भारत। इसके अंतर्गत हमने जो भी मुद्दे देखे आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आएगा। इस प्रकरण के अगले मुद्दे में अगले सत्र में आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।